हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन पे। प्यारे बच्चे, एथिक्स हमारा चल रहा था और एथिक्स की कक्षा के अंदर एक क्लास हमारी हुई थी। उस कक्षा के अंदर हमने एथिक्स को देखा था मूलभूत तौर पे, हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमें किस प्रकार से उसको पढ़ना है, और हमने कुछ टाइप पढ़ी थी एथिक्स के अंतर्गत। करप्शन एथिक्स में सबसे बड़ा जो विषय आज हमारा पुलिस एथिक्स में आता है वो करप्शन ही है बच्चे, इसलिए करप्शन को आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। वहां से क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली बनेगा, या तो आपके दैनिक जीवन से बनेगा, और दैनिक जीवन से जो बनता है ना, वो ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती है कि जहां पर आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किताब की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं हैं या फिर नेशनल लेवल पे संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा करप्शन या एथिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमारे, उनके विषय में क्या विचार दिए गए हैं, क्या प्रकार बताए गए हैं, वहां से बनेगा। और उसके लिए बच्चे हम लोग यहाँ से स्टडी कर रहे हैं। ओके सर। पीछे बच्चे हमने पिछली क्लास में लास्ट पढ़ा था, जो 27 प्रकार बताए गए थे करप्शन के, 27 प्रकार बताए गए थे। अभी हम देखते हैं, वो डिपेंड था विजिलेंस कमीशन के आधार पे। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ करप्शन किसके आधार पे बच्चे, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, स्तरों के आधार पे, लेवल के आधार पे। अब हम करप्शन के टाइप देखते हैं। सबसे पहला है हाई लेवल करप्शन, उच्च स्तर का भ्रष्टाचार। दिस करप्शन अकर्स एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस प्रशासन के हायर लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं ना बच्चे, वहां पे जो करप्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग हाई लेवल करप्शन। रीजन क्या होता है? रीजन होता है बच्चे इसका इरेगुलरिटी ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मेशन एंड हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो पॉलिसी नीतियां बनाई जाती हैं, उसके नीतियों के निर्माण और उच्च स्तर पर उनका जो इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना है बच्चे, उसके दौरान जो इरेगुलरिटी बरती जाती है। एक तो ये रीजन है इसका। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द पब्लिक, बट ड्यू टू मिसयूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अल्टीमेटली द पब्लिक हैज टू पे मोर टैक्सेस। इसका जनता से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग के कारण अंततः जनता को क्या करना पड़ता है, अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है। अब एक बात बताइए कि अगर बड़े स्तर पे जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, बड़े अधिकारी हैं, अगर उस स्तर पे सपोज कीजिए कि भ्रष्टाचार करप्शन एकदम से बंद हो जाए, जो पैसा सरकार का दुरुपयोग हो रहा है अगर दुरुपयोग ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं तो लगाएगी, क्योंकि हर सरकार को अगली योजना के अंदर भी आना होता है। तो बहुत सारी नई नई नीतियों में सरकार पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो नई नई नीतियों के अंदर सरकार अगर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी तो बच्चे फिर उससे क्या होगा, देश का विकास भी होगा और जनता के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, सरकार टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ाएगी तो उपयोग किसी ने किया था पैसे का, टैक्स भर कोई रहा है। तो ये इसका क्या होता है, एक प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यापम घोटाला हमने पहले भी समझा था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इस घोटाले के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्कैम 2G स्कैम हुआ था, उसके हिसाब से 1.76 लाख करोड़ का सरकार को घाटा लगा था, जो CAG की रिपोर्ट कहती है आपकी। ओके सर। फिर हाई लेवल के बाद आता है बच्चे लो लेवल करप्शन, निम्न स्तर का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार सीधे जनता से संबंधित होता है। जो हाई लेवल है वो जनता से सीधा संबंधित नहीं होता, सीधे जनता से होता है। छोटे कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, जो दिन प्रतिदिन सरकारी ऑफिसों में छोटे कर्मचारी बैठे हैं, जो डायरेक्टली जनता से डील करते हैं उस स्तर पे। इसमें जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल को पैसे दे रहे हो आप लोग, या फिर फाइल निकलवाने के लिए चपरासी को पैसे देना, या व्यापारी अगर कोई सामान बेच रहा है तो उसको कम तोल के दे रहा है, ये सारे बच्चे। फिर सेक्टर के आधार पे अब करप्शन हम देखेंगे बच्चे, सेक्टर के आधार पे कौन सा होता है ये। इन दिस टाइप ऑफ करप्शन, अब सेक्टर के आधार पे सबसे पहले टाइप है पब्लिक सेक्टर करप्शन, सार्वजनिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार। इन दिस टाइप ऑफ करप्शन इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू एक्ट अनएथिकली और नॉट टू एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल आर इन्वॉल्व इन इट। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारी अनैतिक कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, और इसमें ऊपर वाले सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। पब्लिक सेक्टर करप्शन का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉई है, वो मान लीजिए उसको जिस काम के लिए बैठाया गया है, अब वो क्या करेगा, वो उस काम को या तो करेगा ही नहीं बिना पैसे लिए, या करेगा तो अनएथिकल तरीके से पैसे लेगा किसी न किसी चैनल के माध्यम से, और उन पैसों को लेकर के उसके बाद काम करेगा। और इसके अंदर पूरे अधिकारी सब शामिल होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे ब्रिज स्कैम था 2023 में उत्तराखंड में, है ना। तो इसके अंदर क्या था बच्चे, इसमें अधिकारियों द्वारा जो राज्य की भूमि है और संपत्ति की चोरी की गई थी इसके दौरान। फिर एक निजी सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर बच्चे, प्राइवेट सेक्टर के लोग शामिल होते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो आपके अनैतिक रूप से लाभ लेने के लिए, संपत्ति जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो आप जो टैक्स होता है उस टैक्स का सही मूल्यांकन नहीं करने देते हैं।
मतलब सीधी सीधी बात कह दो कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे करप्शन होता है। टैक्स की चोरी, ये भी तो एक प्रकार करप्शन है बच्चे, है ना। जैसे सत्यम स्कैम 2009 में हुआ था बच्चे, है ना, इसी से रिलेटेड था। फिर है बच्चे एक करप्शन है कि इन्वॉल्वमेंट के आधार पे, भाई करप्शन करने में मैंने कहा कि नीचे से लेके ऊपर वाले अधिकारी तक शामिल है मान लीजिए, तो इन्वॉल्वमेंट किसकी कितनी है उसके आधार पे, कौन कौन इन्वॉल्व है या कितनी ज्यादा व्यक्तियों में वो फैला हुआ है वो करप्शन वो घोटाला, इसके आधार पे, यानी इन्वॉल्वमेंट या संलिप्तता के आधार पे। तो एक होता है बच्चे लिमिटेड करप्शन, जिसको हम बोलते हैं सीमित भ्रष्टाचार। फ्यूअर पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस करप्शन, अगर भ्रष्टाचार में कम लोग शामिल हों, जैसे ब्लैक मार्केटिंग या सेल्स टैक्स होता है ना, कालाबाजारी हो गया, जैसे आपने सिनेमा के टिकट को ब्लैक में बेच रहे हो, है ना, या बिक्री कर हो गया, सेल्स टैक्स जिसको आप बोल सकते हो, तो कम लोग शामिल होते हैं। वाइड स्प्रेड में क्या होता है बच्चे, इसके अंदर पूरा सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है, पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में शामिल होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था जीप घोटाला, जिसको हमारे द्वारा कहा जाता, पूरा सिस्टम ही शामिल था उसमें। फिर बच्चे इन्फ्लुएंस के आधार पे, प्रभाव के आधार पे, प्रभाव के आधार पे करप्शन विद म्यूचुअल बेनिफिट, करप्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव के आधार पे। इसकी पहली टाइप है करप्शन विद म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दो लोग भ्रष्टाचार करें, दोनों को लाभ हो रहा है, यानी जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है, उसे पारस्परिक लाभकारी भ्रष्टाचार कहते हैं। एक होता है बेनिफिट लॉस करप्शन, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक पक्ष को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, ये भी करप्शन होता है बच्चे। मतलब जो भी करप्शन के लिए एक्ट किया गया है, उस एक्ट के माध्यम से अगर दोनों को ऐसा उल्टा रिलेशन हो रहा हो। फिर कुछ अदर टाइप होते हैं, जैसे पॉलिटिकल करप्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो गया, करप्शन इन जुडिशियरी हो गया न्यायपालिका में, या पॉलिसी मेकिंग नीति के निर्माण में हो गया बच्चे की कुछ नीतियां ऐसी बनाई जाए, जैसे कई बार सरकार पे इल्जाम लगता आया है कि भाई आप लोग कुछ बड़े बिजनेसमैनों को सोच समझ के नीतियां बनाते हो, जिससे छोटे बिजनेसमैन पीछे के पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, ऐसे हो सकता है। या फिर कोई पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लागू करने में भ्रष्टाचार हो सकता है, या फिर बच्चे बिजनेस करप्शन हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी की बात करें, अगर भ्रष्टाचार की श्रेणियों की बात करें, तो एक होता है आपका कोर्सिव करप्शन, बलपूर्वक भ्रष्टाचार, एक होता है कोल्यूजिव करप्शन, मिली भगत वाला भ्रष्टाचार, एक होता है सिस्टमैटिक यानी पूरा तंत्र में भ्रष्टाचार, एक होता है फ्रॉडुलेंट यानी धोखाधड़ी करने वाला भ्रष्टाचार। तो ये जितनी भी चीजें बताई सारी वही हैं आपके बच्चे। ठीक है, अभी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, इन सभी को धीरे धीरे करके सीक्वेंस में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, और भी ज्यादा इनके विषय में पढ़ेंगे। जैसे अब करप्शन देखो, ये तो करप्शन की जो हमने टाइप बताई हैं, एक्चुअल में आप देखोगे तो इन सारी टाइप में कोई ना कोई क्या है, एक तरीका बताया गया कि बलपूर्वक भी कर सकते हैं हम लोग, या कुछ लोग आपस में मिल करके भी कर सकते हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट होकर के भी भ्रष्टाचार कर सकता है, धोखाधड़ी से भी किया जा सकता है। ये तरीके हैं सारे के सारे, तो वही तरीके अब यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेंगे। करप्शन में क्या क्या एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब होता है भाई, सबसे पहली चीज, जैसे अगर आप जो रूल बनाए गए हैं उन रूल्स का वॉयलेशन करते हो, या फिर आप इंटेंशनली काम को रोक देते हो, या फिर आप अपने अनैतिक तरीके से लाभ के लिए आप अनैतिक तरीके से लाभ प्राप्त करते हो, या फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, या फिर ऑफिशियल पोजीशन या पावर पे कोई आप हो तो फिर आप उसका दुरुपयोग करते हो, या फिर ऐसा काम जो किसी परिचित को लाभ पहुंचाए और किसी अन्य के अधिकार और प्राकृतिक न्याय को छीने, वो भी बच्चे आपका करप्शन की श्रेणी में आता है। कारण क्या है, करप्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चे। क्या क्या कारण आप इनको विशेष तौर पे शामिल मानोगे, तो कारणों की चर्चा करें। सबसे पहले कि मोरल रीजन, करप्शन क्यों होता है, करप्शन के पीछे कारण क्या है। करप्शन के पीछे सबसे पहला कारण है बच्चे मोरल रीजन। मोरल रीजन का मीनिंग क्या होता है, नैतिक कारण का मीनिंग क्या होता है, फॉल ऑफ वैल्यूज, जो हमारे मूल्यों का पतन। देखो एथिक्स से करप्शन इतना ज्यादा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि एथिक्स के बिना ही, अगर हमारे अंदर एथिकल अप्रोच नहीं है तभी तो हम करप्शन करेंगे। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है किसको पढ़ते हुए, करप्शन को पढ़ते हुए। जैसे बच्चे फॉल ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का पतन, मतलब डिक्लाइन इन मोरालिटी इज रेस्पॉन्सिबल टू ए ग्रेट एक्सटेंट फॉर करप्शन। करप्शन के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट है, हमारी एथिकल वैल्यूज में गिरावट है बच्चे। इन प्रेजेंट इंडिया, आज के भारत में, एनीवन हु टॉक्स अबाउट गुड कैरेक्टर और होनेस्टी बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल बिकॉज हु विल लिसन टू द कुकू अमंग द फ्लुक ऑफ फ्रॉक स्विमिंग इन द मॉनसून। देखो बड़ी बहुत शानदार बात है, भारत में जो भी कोई अच्छा चरित्र या ईमानदारी की बात करता है ना, वो मजाक का विषय बन जाता है ना।
मजाक का विषय बन जाता है। जैसे नहीं होता, क्योंकि मानसून में तैरते हुए मेंढकों के झुंड के बीच कौन कोयल की आवाज सुनेगा? वही बात है, मेंढकों के बीच में कौन कोयल की आवाज सुनेगा? किसको सुनाई देगी? नहीं सुनाई देती है। तो वो व्यक्ति वैसा ही होता है जो आज एथिकल वैल्यूज की बात करता है। ठीक है, दूसरी बात है बच्चे, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति स्पष्ट करते हुए निराद सी चौधरी ने लिखा है कि सबसे छोटे क्लर्क से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी न किसी हद तक पैसे से नियंत्रित ना किया जा सके। देखो कितनी बड़ी बात है, वास्तविकता है। आज एक बात कहते हैं ना कि कानून और नियम सिर्फ गरीबों के लिए है, मेरों के लिए नहीं। वो सच्चाई भी बात है। जिसके हाथ में पैसा है, पैसे के साथ पावर को ले लेता, खरीद लेता है। क्लर्क से लेकर मंत्री तक जिसको भी चाहो उसको खरीद सकते हो। ओके सर। अब बच्चे, यूज ऑफ रॉन्ग मीन्स टू अचीव हायर गोल्स, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का उपयोग करना, ये भी उसके पीछे का एक रीजन है बच्चे। भाई मुझे मान लो मेरे व्यक्तिगत तौर पे मुझे फिजिकल लाभ लेना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे तो बहुत अमीर बनना है, और मैं क्या करूँ, मैं आज से एक तरीका अपनाऊं कि मैं रोज इतनी झूठ बोलूंगा जा जा के लोगों के सामने कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा वो कर दूंगा, तुम्हें ऐसी प्रॉपर्टी दिला दूंगा, और उसके नाम पे मैं 10 रुपए की प्रॉपर्टी उनको 10,000 की बेचना शुरू कर दूं। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए बच्चे, ये हम अगर अपने गोल प्राप्त करने के लिए, हम अपने अमीर होने के लिए हम अगर लोगों का सहारा लेने लग जाएं, तो भी बच्चे क्या होगा आपका, यही चीज होगी सर। ओके सर। फिर कुछ है सोशल रीजन। सोशल रीजन का मतलब क्या है? सोशल रीजन का मतलब होता है, देखो यार, जो हमारा प्राचीन समय था ना, उसमें हमारा समाज, सोसाइटी थोड़ा सिंपल था, जीवन की इच्छाएं कम थी और नैतिकता का वातावरण था। लेकिन आज क्या हो गया, सोशल मतलब कंज्यूमरिज्म कल्चर हो गया। मतलब हर किसी को भोगने की आदत पड़ गई है मेरे भाई, हर किसी को भोगने की आदत पड़ गई है। मतलब हर व्यक्ति वो खुद में चाहे उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी चाहे 10 रुपए कमाने की नहीं हो, लेकिन चाहिए उसको महंगी वाली कार। घर में चाहे उसको सैलरी चाहे उसकी 15,000 रुपये हो, लेकिन घर में उसको 20,000 रुपये के सोफे लगाने होते हैं, क्योंकि आस पड़ोस को दिखाना होता है। तो ये कंज्यूमरिज्म जो है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति आज हमारी ग्रोथ कर रही है। ये भी एक रीजन होता है हमारा करप्शन का। इसके चलते हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अधिक महंगी वस्तुएं खरीद के दिखावा करते हैं। अधिक महंगी वस्तुएं तभी आती हैं जब हम, हमारी सैलरी से ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, फिर हम भ्रष्टाचार करेंगे किसी न किसी तरीके से, है ना। जैसे पियोन है, आजकल देखो पियोन्स भी आईफोन यूज करते हैं। इनकम लो है, शायद उसके एक साल में इतनी इनकम बने, लेकिन आईफोन यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सब चीजें हैं ना जो करप्ट हुई होंगी बीच में। दूसरा एक और रीजन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मौन रहते हैं, मौन सहमति, है ना। जब तक शीर्ष नेतृत्व जो है या ऊपर बैठे अधिकारी मौन नहीं होंगे, देखो पता सब होता है। जो उच्च अधिकारी किसी भी पद पे, किसी भी पोस्ट पे बैठा है, तो सभी को मेरे भाई पता सबको होता है, लेकिन वो मौन है तो हो रहा है भ्रष्टाचार। तो ये सबसे बड़ा रीजन बताया गया है वैसे भ्रष्टाचार का, कि अगर हम मौन है भ्रष्टाचार को देख करके। कुछ प्रशासनिक कारण होते हैं बच्चे, है ना। प्रशासनिक कारण जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी एंड प्रेशर, भाई एक तो है ना, जैसे आप देखते हो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई आईएएस आईपीएस किसी बिल को पास नहीं होने देता है, अगर वो ईमानदारी दिखाता है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं, है ना। और दूसरा लो पे स्केल पे, अगर मान लो कोई बड़ा अधिकारी लो पे स्केल पे है, तो भी बच्चे भ्रष्टाचार करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, या फिर आप कह सकते हो पार्शियलिटी कमी। कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, पीछे हमने जो लिस्ट देखी थी, राजनीतिक कारण मतलब चुनावों में धन का ज्यादा व्यय करोगे तो फिर आपको निकालना तो पड़ेगा पैसा कहीं ना कहीं से, है ना। नेता और अधिकारियों के बीच में गठबंधन हो जाए, ये भी है। लीगल रीजन भी हो सकते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको अनुच्छेद 310 और 311 के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, लेकिन जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और भारत में स्पष्ट कानूनों की कमी है, इसलिए फिर सरकार मन चाहे तरीके से उसका यूज करती हैं, और जिस ऑफिसर को जो ईमानदारी से काम करता है, जिसको संरक्षण देना चाहिए उसको दे नहीं पाते, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको सिक्योरिटी प्रदान कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है बच्चे इसका, है ना। ओके सर। अब जो हमारी सिविल सेवा या पुलिस सेवा बोल सकते हो बच्चे, जो हमारे वहां पर सिविल सेवा में भ्रष्टाचार जो इतना व्यापक है बच्चे, उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहली चीज है कि जो सिविल सर्वेंट हैं या पुलिस के कोई भी कर्मचारी बच्चे, उसका पॉलिटिशियनाइजेशन, उसका राजनीतिकरण। मतलब क्या इस बात का, इस बात का यह कि भाई जब सिविल सेवा के पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के पुरस्कार के रूप में रिश्वत के बदले किया जाता है, तो इसको उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के अवसर काफी बढ़ जाते हैं। फिर इससे भाई आप पुलिस प्रशासन में हो,
अब मान लो पुलिस के अंदर आप जिस भी पद पे हो, आप सिपाही हो, एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डीएसपी हो, एसपी हो। अब सपोज कीजिए कि कोई नेता से आपका संपर्क हो गया जिसका अच्छा इन्फ्लुएंस है। अब वो नेता क्या है, आपके बीच में गठबंधन हो गया, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप उनके काम निकलवा रहे हो, तो ये भी करप्शन होगा। तो ये भी तो एक रीज़न हो गया इसका, इतने बड़ा रीज़न, है ना। दूसरी बात है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी पद उसका बड़ा है लेकिन सैलरी उसकी प्राइवेट से कम है, तो भी आपको लो फील होगा, यार यही खुश है। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप भी लालसा जगेगी कि मैं भी कुछ इस प्रकार से पैसे वैसे लेकर के काम करूं, है ना। या फिर फाइलों की स्वीकृति देने में देरी किया जाता है, ये भ्रष्टाचार है। या फिर कॉलोनियल लीगेसी कह सकते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है शक्ति की पूजा करने वाला समाज, मतलब जिसके पास पावर है, पैसा है, उसका अगर रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात आदमी करेगा। या फिर कानून का जो इन्फोर्समेंट है वो भी कमजोर हो तो भी हो सकता है बच्चे। अब भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है, प्रभाव बहुत सारे पड़ेंगे मेरे भाई। जैसे सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, सरकारी खजाने को नुकसान होता है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होती है। पॉलिटिकल रीजन भी हैं, जो संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है, पॉलिटिशियन का धर्म होता है, वो प्राप्त नहीं हो क्योंकि उसके लक्ष्य तो फिर पैसा कमाना बन जाते हैं, वो हो जाएंगे बच्चे आपकी। तो राजनीतिक मूल्यों का पतन होगा। सोशल इम्पैक्ट होगा, इससे योग्यता के अनुसार लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, समाज का कल्याण नहीं होगा बच्चे, सोशल वेलफेयर नहीं होगा, ठीक। और दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं का समाज में बढ़ावा मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट भी होते हैं, प्रशासन में भी इसके इफेक्ट आते हैं कि भाई अब सामान्यतः क्या होता है कि जब पैसा मिलता है तो काम की गति बढ़ जाती है। करप्शन है, पैसा मिल रहा, अधिकारी काम करेगा, जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो काम में गिरावट आएगी, काम में गिरावट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रशासन पूरा प्रभावित होगा। अयोग्य व्यक्ति सरकारी सेवा का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो लंबे समय तक पेंडिंग में चले जाएंगे, जो पैसा नहीं देगा उसके टेंडर पास नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। तरीके क्या हैं इसको घटाने के तरीके हैं। घटाने के तरीके क्या है करप्शन को, तो गवर्नमेंट के एफर्ट देखो। सबसे पहले गवर्नमेंट के एफर्ट हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लागू किए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, या बेनामी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन एक्ट 1988, विस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई जिसको आप बोलते 2005 में, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये ऐसे सरकार के प्रयास है जो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं बच्चे। कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जैसे लोकपाल लोकायुक्त हो गया, है ना। लोकपाल लोकायुक्त मतलब ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसे पद हैं जो सरकार के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, तो उन व्यक्तियों के कामों की जांच करना कि भी किसके पास कौन सा मंत्रालय है, और उस मंत्रालय में जो टेंडर उस व्यक्ति ने, जो भी प्रोजेक्ट उसने किए हैं, उस प्रोजेक्ट में उसने दिखाया कितना पैसा है, और उसकी जांच करने के लिए भी कुछ अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। तो यही आपका सिस्टम होता है लोकपाल लोकायुक्त। या फिर और भी कमीशन बनाए गए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, स्टेट विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बच्चे, ये सारे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एफर्ट भी हैं, जैसे सोशल अकाउंटिंग हो गया, सिटीजन स्टार्टर हो गया, मीडिया हो गई, सोशल मीडिया हो गई, नागरिक समाज होगा, तो ये भी, इनको भी अगर एक्टिव होते हैं तो करप्शन को हम कम कर सकते हैं। अब कुछ एक्ट हैं बच्चे जो आप सभी के सामने आपको दिख रहे होंगे, कुछ एक्ट हैं जो आपको दिए गए हैं। इसके लिए जो मैंने अभी नाम पीछे लिखा था ना कि करप्शन को कम करने के क्या क्या तरीके हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट संस्थाएं, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं, और एक्टों के अंतर्गत कई सारे नए नियम कानून भी बनाए गए हैं बच्चे, तो उन्हीं के माध्यम से आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसे एक आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बच्चे, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, ये सारी बातें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, आसानी से पढ़ सकते हो। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसको एक्चुअल में भ्रष्टाचार किसको कहते हैं उसको परिभाषित करने के लिए, और इसके बारे में अदालतों, इसके बारे में जल्दी से डिसीजन लेने के लिए, अगर किसी ने करप्शन किया है तो इसमें क्या किया गया बच्चे, अदालतों की स्थापना के लिए लाया गया था ये एक्ट, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखना इस बात को। और इसके अंदर आपको ये सेक्शन 2 था जिसमें परिभाषा दी गई थी करप्शन की, और सेक्शन 3 था इस एक्ट का जिसमें आपको करप्शन के टाइप बताए गए थे। ओके सर। इसके अंतर्गत जो पहला अपराध कानूनी परिश्रमिक के अलावा ग्रहण करना, ये पहला अपराध जो था इस एक्ट के तहत आपको बताया गया था कि कानूनी जो परिश्रमिक, कानून के हिसाब से जो आपकी सैलरी, जो पैसे आपके लिए डिसाइड किए गए हैं, उसके अलावा अगर आप ग्रहण करते हो तो ये करप्शन है। परिभाषा बता रहा हूं जो इस एक्ट के अनुसार आपको बताई गई थी। या फिर किसी अन्य ऑफेंस रिलेटेड एक्सेप्टेड ब्राइब, मतलब अवैध ग्रहण को स्वीकार करना, या मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत या अन्य कोई इलीगल चीज को ग्रहण करता, संपत्ति ग्रहण करता, वो भी करप्शन शामिल होगा।
इस अपराध के लिए अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान था और दोषी अगर कोई व्यक्ति पाया जाए तो 6 महीने से 5 साल तक की उसको कैद हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये आपका दिया गया था। इन अधिनियम के तहत दूसरा अपराध क्या था? अवैध या भ्रष्ट साधनों से लोक सेवक को प्रभावित करने के उद्देश्य से ग्रहण करना है। मतलब सेकंड ऑफेंस क्या था? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ए पब्लिक सर्वेंट बाय इलीगल और करप्ट मीन्स। मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दूसरा अपराध क्या था? अवैध और भ्रष्ट साधनों से लोक सेवक को प्रभावित करने के उद्देश्य से ग्रहण करना। ये फिर से प्रभाव वाली चीज आ गई बच्चे। आपको प्रभाव के उद्देश्य से अगर आप कुछ ग्रहण करते हो तो ये भी आपका करप्शन होगा। अपराध और इसने ये अपराध जो आपका लोक सेवक है, नहीं पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, कोई भी लोक सेवक को उसके कार्यों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने से संबंधित था। मतलब इसका मेन बात था कि कोई भी आपका कोई भी व्यक्ति है जो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट को आप प्रभावित करते हो पैसे दे करके। दूसरा अपराध ये बताया गया कि वो भी आपका करप्शन की लिस्ट में शामिल होगा। इसमें भी कठोर दंड का प्रावधान था। इसमें अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता तो इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल की कैद का था और जुर्माना भी लग सकता है बच्चे। तीसरा फिर क्या बताया गया था? तीसरा अपराध था कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके साथ व्यक्तिगत आपका कोई रिलेशन है तो इस उद्देश्य से अगर वो ग्रहण करता है, पैसे ग्रहण करता है तो वो भी करप्शन है बच्चे। और ये अपराध कोई भी पब्लिक सर्वेंट पर व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त करने के लिए अवैध ग्रहण का उपयोग करने से संबंधित है। उसके बाद बच्चे कुछ बातें हो रहे हैं। इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। दोषी पाया गया कोई व्यक्ति तो 3 साल से 7 साल का कैद का प्रावधान है और दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है सर। भ्रष्ट फिर उसके बाद चौथा था बच्चे, चौथा और अंतिम अपराध था आपके किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा आपराधिक दुराचार करना। ये अपराध अपने आधिकारिक पद का उपयोग किसी आपराधिक अपराध को करने या अवैध ग्रहण प्राप्त करने के लिए था। मतलब आप कोई पब्लिक सर्वेंट जिस भी पद पे है उस पद का उपयोग करके वो अगर कोई अपराध कर रहा है किसी के साथ में तो उसके लिए था बच्चे। ठीक है। और इसके लिए भी कठोर दंड था और ये बातें दोषी जुर्मान भी लगाया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को 1 साल से कम और 7 साल की सजा भी हो सकती है। चलिए सर, समझ में आ गई बात। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सबसे पहली बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उसके अलावा इस अधिनियम में साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अभियोजन से अभियुक्त पर स्थानांतरित कर दी गई। इस अधिनियम के तहत सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला और सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति या सरकारी विभागों, कंपनियों में कार्यरत या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी उद्यम में नियोजित कोई भी व्यक्ति को लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब क्या था? इन दिस एक्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग एविडेंस हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन टू द एक्यूज्ड। मतलब ये है बच्चे कि जो मान लो कि कोई सपोज कीजिए जैसे करप्शन हुआ है किसी के साथ भी, किसी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर करप्शन हुआ, सपोज कीजिए बच्चे, तो उस करप्शन के लिए जो एविडेंस जुटाने की जिम्मेदारी है अब वो किसको कर दी गई? अब वो प्रोसिक्यूशन यानी जिस पे आरोप लगा उसके बजाय एक्यूज्ड पे छोड़ दी गई। यानी जिसके साथ करप्शन हुआ अब वो एविडेंस जुटा करके वहां पे दे सकता है। इस एक्ट के अंतर्गत कोई पर्सन जो है वो सैलरी ले रहा है मान लो गवर्नमेंट से और वर्किंग कर रहा है गवर्नमेंट सर्विस में या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कंपनी में, यानी कोई पर्सन, तो उसको और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज ए पब्लिक सर्वेंट, उसको परिभाषित किया गया कि उसी को हम लोग क्या कहा जाएगा हमारे द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के नाम से उसको हम जानेंगे। उसी को मतलब जिस भी संस्थान के अंदर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कोई भी संस्थान है उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी को हमने पब्लिक सर्वेंट के नाम से जाना, मतलब उसको परिभाषित किया। ठीक है सर। फिर उसके बाद में बच्चे फिर एक और एक्ट आया आपका प्रिवेंशन के लिए, 2018 एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए एक्ट आया 2018 में। इसके अंदर क्या था? दिस इंक्लूड्स द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। इसके अंतर्गत कौन शामिल था? इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1952 और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 ए तक के जो मूल प्रावधान थे ना उनमें चेंज किया गया। 2018 का जो एक्ट आया उस एक्ट ने आकर के इन 3 चीजों में 3 एक्ट में चेंज किया इसने। ठीक है, 3 एक्ट में चेंज किया बच्चों, सबसे पहली बात। दूसरी बात है इसके अंतर्गत
अब देखो, अभी कहोगे सर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को क्या डिसाइड करना। अभी पीछे जैसे मैंने बताया था कि पब्लिक सर्वेंट, देखो बच्चे, कोई भी कर्मचारी अगर किसी पद पे है तो उस पद पे उस पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा क्या है, मतलब उसका दायरा क्या है, वो कहाँ तक, किस दायरे तक जाकर के काम कर सकता है, ये होता है परिभाषित करना। और इसके अंतर्गत भी इस चीज को और आगे बढ़ाया गया और इसमें बताया गया कि ये सार्वजनिक कर्तव्य और लोक सेवक जैसे परिभाषाओं के दायरे का विस्तार करता है कि भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या किसी एडमिनिस्ट्रेशन चीज जगह पे है तो उसकी जो परिभाषा पहले कुछ कुछ दी गई थी, इसने उन सारी परिभाषाओं को और स्ट्रिक्टता से कहा कि भी कौन व्यक्ति किस दायरे तक जाकर के क्या क्या काम कर सकता है। इट हैज शिफ्टेड द बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एज मेंशन्ड इन सीआरपीसी टू द एक्यूज्ड हु इज चार्ज्ड विद द ऑफेंस। इस अपराध के लिए आरोपित अभियुक्त पर सीआरपीसी में उल्लेखित अभियोजन से साबित करने का बोझ स्थानांतरित कर दिया गया। द प्रिविजन ऑफ द एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट द इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसने कहा इन्वेस्टिगेशन जो होगी ना, अब नीचे वाले कर्मचारी से उसको स्थानांतरित कर दिया गया ऊपर कर्मचारी पे, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी कम से कम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की जो रैंक का कोई अधिकारी होगा वहां से शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्रकार के करप्शन की। यह अधिनियम रिश्वतखोरी, गबन या फिर पैसों का लाभ प्राप्त करना या असामान्य संपत्ति रखना, इन सभी के कर्तव्यों को कवर करता था। ठीक है सर, मेन प्रोविजन क्या क्या थे आप सभी के सामने लिखे हुए हैं कि भाई इसके अंदर एक तो अंडर एडवांटेज मतलब अनुचित लाभ जो होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसने परिभाषा दिया। इसने कहा अनुचित लाभ को हम लोग, यानी अनुचित लाभ हम किसको मानेंगे, अंडर एडवांटेज किसको मानेंगे, ये उसको मानेंगे कानून की तरफ से जो परिश्रम के अलावा, कानून की तरफ से जो आपको सैलरी मिलती है उसके अलावा किसी भी ग्रहण, कोई भी चीज आप ग्रहण करते हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे बच्चे आपका अनुचित लाभ, यानी ग्रहण के रूप में परिभाषित करता है जिसे एक लोक सेवक प्राप्त करने की अनुमति है। इसके बाद बच्चे लोक सेवकों को रिश्वत देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, और इसने किसको परिभाषित किया, लोक सेवकों को रिश्वत देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को परिभाषित किया। पहले जो पीसीए में उस व्यक्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था जो अनुचित लाभ देता या देने का वादा करता था। हालांकि संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति के लिए लोक सेवक को अनुचित लाभ देने को एक विशिष्ट दंडनीय अपराध बनाता था, लेकिन ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं था। इसका कहने का मतलब अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि रिश्वत लेने वाला केवल फंसता था, जो रिश्वत देने वाला था उसको भी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कोई अभी तक प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो अब रिश्वत देने की या देने की चेष्टा करता है, जो रिश्वत देता है, अब उसके लिए भी इसके अंतर्गत क्या किए गए बच्चे, कुछ रूल रेगुलेशंस एक्ट बनाए गए, उसको भी दंड का प्रावधान किया गया। उसके अलावा बच्चे द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 फॉर अटैचमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू क्राइम अंडर द पीसीए। संशोधन अधिनियम पीसीए के तहत अपराध के माध्यम से जो संपत्ति को अर्जित किया गया है या प्रबंधन के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण एक्ट 2002 था बच्चे, दंड संहिता संशोधन अध्यादेश 1944 के कार्यान्वयन का प्रावधान करता है। इंक्रीज इन पनिशमेंट, तो इन सारे एक्टों के लिए, इन सारे कार्यों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों के लिए बच्चे सजा में वृद्धि। सजा में वृद्धि क्या, इसमें सजा को 6 महीने से 3 साल की न्यूनतम कारावास की अवधि और अधिकतम 5 साल से 7 साल बढ़ा दिया गया। ये जितने भी आपकी संपत्ति के लेन देन से संबंधित जो करप्शन से प्राप्त की जाती है, इनके लिए सजा का बढ़ाया गया इसके अंदर। ठीक है सर, उसके बाद बच्चे ये जो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन 2018 था आपका, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, अभी जो हमने पढ़ा है वही चीजें हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, 2023 में भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक, आप जानते हो कि वर्ल्ड में रैंकिंग होती है किस कंट्री में भ्रष्टाचार कितना है, उसमें भारत की रैंकिंग में कमी आई, 180 देशों में 93वां स्थान आया। इस तरह के मामलों में वृद्धि को दर्शाती है। अधिनियम के प्रभावी और सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के कर्तव्यों में शामिल होने से रोका जा सकता है। ठीक है, ओके सर। और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा, दिस विल encourage public sector officials to perform their duty without any fear and on the basis of merit, thereby eliminating
स्टैग्नेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सार्वजनिक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको बिना किसी भय और योग्यता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर ऐसे एक्ट हम लेकर कहेंगे, बेनिफिट की बात हो रही, क्या क्या फायदा हुआ, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है ठहराव समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर। भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए ये भी हमें बेनिफिट मिला। और रिश्वत देने वालों का शामिल होना, मतलब रिश्वत पहले लेने वालों के लिए सजा थी, अब इस एक्ट के बाद में रिश्वत देने वाले जो थे वो भी ऑफेंड में शामिल हो गए बच्चे। ठीक है, ओके सर। उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ में आ गई होगी बात आप सभी को। तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे चीज़ों को। ये हमारे संबंधित जो हमने एक्ट बनाए हैं, एक्ट के बारे में क्या क्या चिंताएं हैं, मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन एक्ट बनाए इन चीज़ों से, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मतलब जो हमने एक्ट बनाए हैं कि रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाला भी प्रभावित होगा, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बना तो दिया हमने, लेकिन इसमें चिंताएं क्या है बनाने में एक्ट में। तो वहाँ से हम अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चे और डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।